अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 9 का एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे और हमने इसके एमसीक्यूज़ जो थे वो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 9। तो चलिए इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है कि सो बबल्स लुक ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट वाई, कि हमारे पास जो सो बबल्स होते हैं जब वो बर्स्ट कर जाते हैं तो वो हमें ब्लैक क्यों नज़र आती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेन रीज़न है वो हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि सो बबल्स के केस में हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन देंगे तो वो हमारे पास है 2nt इज़ इक्वल टू m लैम्डा। इस इक्वेशन में हमारे पास जो n है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, t जो है वो थिकनेस है, m जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमारे पास ये जो 2nt होता है ये एक्ट करता है एज अ पाथ डिफरेंस। तो जब हमारे पास 100 बबल बस्ट कर जाते हैं तो उनकी थिकनेस जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो भी हमारे पास जो 2nt होता है वो भी हमारे पास ज़ीरो होता है। एंड उसकी वजह से वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और हमारे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस जो है वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास था इस क्वेश्चंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, कि हमारे पास इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको आई होप कि ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, लेकिन चल इसको थोड़ा सा टच करते हैं। हमारे पास इंटरफेरेंस क्या चीज़ है। इंटरफेरेंस आप सबको पता है कि हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना तब जनरेट होता है जब हमारे पास टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज जो है जब वो आपस में सुपरपोज कर जाते हैं, जब वो आपस में उनकी एम्पलीट्यूड कंबाइन हो जाती तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना जनरेट होता है। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है उसके लिए कुछ कंडीशन भी है कि हमारे पास जो लाइट सोर्सेस होते हैं वो हमारे पास दो होनी चाहिए। मीन वी मस्ट हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। वी कैन नॉट जनरेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस बाय अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। जिस तरह हमारे पास यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के केस में होता है कि हम एक लाइट सोर्स ही हमारे पास हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन इस यहाँ पे हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेज का होना ज़रूरी है। इसमें और क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ये वाली कंडीशन देखें तो इसमें क्या होता है कि फ्रिंज का जो वेट होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है और इसके अलावा फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होती है वो भी हमारे पास सेम रहती है। अगर नीचे आप डायफ्रैक्शन को देखें तो डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को डायफ्रैक्शन के बारे में पता है। डायफ्रैक्शन असल में हमारे पास क्या है, बैंडिंग ऑफ लाइट। लेट सपोज हमारे पास लाइट जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जब वो किसी ऑब्स्टिकल से टकरा जाती है तो वो बैंड कर जाती है, वो स्प्रेड जाती है, तो उसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अच्छा, जिस तरह ऊपर के इंटरफेरेंस के केस में हमने कहा कि हमारे पास टू लाइट सोर्सेज का होना ज़रूरी है, तो डायफ्रैक्शन के लिए हमारे पास सिंगल सोर्स इज सफिशेंट टू प्रोड्यूस डायफ्रैक्शन। मतलब डायफ्रैक्शन हमारे पास एक सिंगल सोर्स से भी पॉसिबल है। इसके अलावा फ्रिंज की जो विड्थ है वो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती और फ्रिंज की जो स्पेसिंग है, फ्रिंज के दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहती है। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थे डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के लिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर अ सेकंड ग्लास प्लेट इज़ यूज वाई। हमारे पास जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है उसका डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, ये नीचे भी हमारे पास उसकी डायग्राम है कि इसमें हमारे पास जो सेकंड ग्लास प्लेट होता है या हम उसको कंपनसेटर या कंपनसेटिंग प्लेट भी बोलते हैं, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस नीचे के डायग्राम में देखें तो देखिए ये हमारे पास है कंपनसेटर या इसको सेकंड ग्लास प्लेट भी बोलते हैं। तो इसमें हम ये क्यों यूज़ करते हैं।
स्टूडेंट्स, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है उसमें हमारे पास असल में क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है। ये आपके पास लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर होता है, इसके आगे एक मूवेबल मिरर होता है और यहाँ पे ये एक फिक्स मिरर होता है। तो हम इसमें होता क्या है कि सोर्स से लाइट जब इस बीम स्प्लिटर पे फॉल होती है तो ये उस लाइट को टू एम्पलीट्यूड में स्प्लिट करता है। हाफ को इस मूवेबल मिरर की तरफ सेंड करता है और हाफ को इस फिक्स मिरर की तरफ सेंड करता है। लेकिन इस फिक्स मिरर से आगे हमने एक कंपनसेटर भी रखा होता है। ये हमने रखा क्यों है इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको हम चले रे टू बोलते हैं और या बीम टू बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो रे जाएगी या जो बीम जाएगी उसको हम बीम टू बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जब लाइट इस बीम स्प्लिटर से इस मूवेबल मिरर की तरफ जाती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू दिस फिक्स मिरर। तो क्योंकि ये मिरर जो है ये मूवेबल है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो ये जो बीम टू है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इनके दरमियान उस पाथ लेंथ जो है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो भी चेंज होता है। तो इन दो मिरर्स के दरमियान पाथ लेंथ को इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक प्लेट रखते हैं जिसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। उस कंपनसेटिंग प्लेट की वजह से इन दोनों मिरर्स के दरमियान जो या इन दो बीम्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमारे पास इक्वल हो जाता है या ज़ीरो बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है और हमें ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो हमें ऑब्ज़र्व हो जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन ब्रेस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन। कि हमारे पास जो ब्रेस्टर लॉ होता है पोलराइजेशन का वो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप नीचे डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम के ज़रिए से ये हमारे पास जो डायग्राम है इसके ज़रिए से हम ऊपर इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्रेस्टर लॉ में हमारा होता क्या है, असल में यहाँ पे हम एक अनपोलराइज लाइट को यूज़ करते हैं और उसको हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करते हैं। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम वो अनपोलराइज लाइट पास होती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है उन दोनों के दरमियान हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है और उसी 90 डिग्री के एंगल को हम असल में पोलराइज एंगल कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें इंसिडेंट ऑर्डिनरी लाइट है। हम इस लाइट को यहाँ से फॉल करते हैं, मीन हम उसको एयर से फॉल करते हैं ऑन अ ग्लास और अ वाटर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको हम सेंड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ से इसको फॉल किया तो ये हाफ लाइट, इस लाइट का कुछ पार्ट जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो हमारे पास फुली पोलराइज होता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो हमारे पास पार्शली पोलराइज होता है। इन दोनों रे के दरमियान या इन दोनों बीम के दरमियान हमारे पास ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और उसी एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। ये देखिए ये हमने यहाँ पे बोला है, उस एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। और इस लॉ को नेम दिया गया था बाय अ स्कॉटिश साइंटिस्ट सर डेविड ब्रेस्टर। उसने इस लॉ को नेम दिया था और इस लॉ का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो हमारे पास ये है, टेंजेंट थीटा पी, पी मतलब पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू n2 मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये हमारे पास था ब्रेस्टर लॉ के बारे में। इसमें हमारे पास यही होता है कि इंसिडेंट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे फॉल करने के बाद लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है
और कुछ रिफ्रैक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। ये था हमारे पास ब्रेस्टर लॉ के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज मीन बाय पाथ डिफरेंस विद रेफरेंस टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव मोशन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो पाथ डिफरेंस होता है दो वेव के बीच में, तो इसका क्या मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है, मतलब पाथ डिफरेंस विथ इंटरफेरेंस, इसको रिलेट करें इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ डिफरेंस का असल में मतलब क्या है। पाथ डिफरेंस असल में हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन टू कोहेरेंट रेस के दरमियान या बीम के दरमियान। लेट सपोज हमारे पास एक रे जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड रे, तो उन दोनों रे के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस की वजह से हमारे पास फिर इंटरफेरेंस का फिनोमिना जनरेट होता है, और वो हमारे पास फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ये देखिए आप, फिर वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, तो उसके देखते हैं। देखिए हमारे पास वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब उनके दरमियान पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव के दरमियान जब ज़ीरो होता है या इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ वेव लेंथ होता है, तो तब वो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगी। देखिए यहाँ पे इसके लिए कंडीशन अगर आप देखें, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, जब ये कंडीशन आपके पास आ जाए और यहाँ पे एम जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 1 2 1 अप टू सो ऑन होगी। और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी कुछ कंडीशन है। देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आप ये देखें कि हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारे पास जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, कि जब उनके दरमियान पाथ डिफरेंस मीन जब दो वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल आर हाफ ऑफ द वेव लेंथ होगा, मीन ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा या हाफ ऑफ द वेव लेंथ होगा, तो उस इंटरफेरेंस को फिर हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए जो पाथ डिफरेंस के लिए मीन इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो है m प्लस हाफ लैम्डा। यहाँ पे अगर आप देखें मतलब हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इससे यहाँ पे 1/2 आया है, और यहाँ पर भी m की बिल्कुल वही वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Why it is not possible to see the interference where the light beam from the headlamp of a car overlap। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो लाइट बीम आती है कार के हेड लैम्प से, तो वहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना जनरेट क्यों नहीं होता। देखिए हमें पता है स्टूडेंट्स के इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वहाँ पे जो लाइट वेव होगी वो हमारे पास उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, वो मोनोक्रोमेटिक होगी, इनका फेस डिफरेंस जो होगा वो भी हमारे पास सेम होगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो हेड लैम्प के केस में हमारे पास जो लाइट होती है वो उनका जो फेस होता है वो सेम नहीं होता, जिसकी वजह से उनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता, और जो सोर्सेज होती है वो मोनोक्रोमेटिक हमारे पास नहीं होती। मेन क्या रीज़न है कि वहाँ पे जो कार की जो हेड लैम्प से जो लाइट आती है तो वो हमारे पास उनके दरमियान ना फेस डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, ना वो लाइट मोनोक्रोमेटिक है। तो जब वो आपस में ओवरलैप कर जाती है तो वो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो जनरेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लाइट ना तो मोनोक्रोमेटिक है, ना उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, और ना उनका फेस डिफरेंस जो है वो सेम है। और ये तो हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन होगी तब हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। लेकिन हेड लैम्प्स के केस में हमारे पास ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए वहाँ पे लाइट ओवरलैप करने के बाद हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है
वो जनरेट नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ टेलीफोन पोल कास्ट अ क्लियर शेडो एंड द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस हेडलैम्प ऑफ अ कार बट नो सच इफेक्ट इज नोटिस फॉर अ साउंड फ्रॉम द कार हॉर्न वाई। इसमें हमारे पास क्या है कि जब हेडलैम्प है, जब वो हमारे पास किसी पोल पे पड़ती है तो वहाँ पे हमारे पास क्लियर शेडो बनता है, लेकिन साउंड के केस में हमारे पास कोई क्लियर शेडो जो है वो हमारे पास जनरेट नहीं होता। तो ऐसा क्यों है हमारे पास स्टूडेंट? हमारे पास लाइट जो है उसकी आपको पता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। इसका मतलब है कि लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड। और ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास असल में एक्सप्लेन्ड हुआ है बाय फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन आप लोगों को डायफ्रैक्शन की कंडीशन पता है कि डायफ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप ये वाली लाइन देखें, ये हमारे पास डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि हमारे पास जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो हमारे पास ऑब्स्टिकल के साइज़ के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। मतलब अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड ना हो तो फिर हमारे पास डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो जनरेट नहीं होता। और हमें ये भी पता है कि साउंड वेव जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइट। साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू लाइट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पास जो साउंड वेव है वो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो डायफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से जब वहाँ पे डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है तो वो लाइट जो है वो मतलब साउंड की जो वेव फॉर्म है वहाँ पे लाइट जो है वो स्प्रेड कर जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है, वहाँ पे डायफ्रैक्शन होता है। क्यों डायफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो डायफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट जो है वो स्प्रेड कर जाती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्लियर शेडो नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू हेड लैम्प्स। जब वो किसी पोल पे पड़ती वहाँ पे हमें क्लियर शेडो जो है वो हमें नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि हमारे पास डायफ्रैक्शन के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो वेव का वेवलेंथ होता है वो तो हमारे पास या ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, मतलब कंपेरेबल होना चाहिए टू द वेवलेंथ ऑफ द साइज ऑफ द स्लिट। और अगर आप एक्स रेस के केस में देखें तो वो हमारे पास असल क्या है, वो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक वेव है और इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वेवलेंथ क्या है, बहुत कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10-10। तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो फ्रिंजेस बनेंगे एक्स रेस के केस में तो वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे और करीब होने की वजह से वो मतलब हम उसको देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व। इसी वजह से हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि यंग डबल स्लिट के हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे पास डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है एक्स रेस जो है वो जनरेट कर सके। इट्स मेन रीज़न कि एक्स रेस हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से वो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो जनरेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। कैन वी अप्लाई हाइगन प्रिंसिपल टू रेडार वेव। स्टूडेंट इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो लाइट रे होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और जो हमारे पास रेडार होता है वहाँ पे भी हमारे पास जो वेव यूज़ होती है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसलिए हमारे पास जो हाइगन प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास एप्लीकेबल होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं रेडार सिस्टम में। ये था इस क्वेश्चन के लिए रीज़न। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ डू यू जस्टिफाई दैट लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हम किस तरह ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि लाइट वेव जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी लाइट में आप लोगों को पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमारे पास वाइब्रेट करता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड आल्सो वाइब्रेट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास लाइट बीम है, जब यहाँ से लाइट आती है देखिए एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट सपोज ये हमारे पास येलो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए ये वाइब्रेट करती रहती है दूसरे के परपेंडिकुलर, प्लस यहाँ पे ये जो लाइन स्ट्रेट आ रही है ये दोनों इसके परपेंडिकुलर भी प्रोपगेशन करते रहते हैं। इसी तरह ये लाइट हमारे पास आगे पोलराइज होती है, आगे प्रोपगेट होती है, लेकिन ये हमारे पास पोलराइज लाइट नहीं है। इसको पोलराइज बनाने के लिए हम इसके पाथ में, इसके रास्ते में यहाँ पे एक पोलराइज़र रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस पोलराइज़र से ये लाइट पास होने के बाद ये यहाँ पे एक ही एम्पलीट्यूड वाली लाइट जो है वो इस पोलराइज़र से पास कर जाएगी और वही लाइट पास कर जाएगी जिसकी डायरेक्शन इस पोलराइज़र के पैरेलल होगी, और जिस लाइट की डायरेक्शन या जिस वेव की डायरेक्शन इस पोलराइज़र के परपेंडिकुलर होगी वो यहाँ पर ब्लॉक कर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही थी। यहाँ पे हमने एक पोलराइज़र रखा हुआ था, ये लाइट इस पोलराइज़र से पास होने के बाद देखिए ये ब्लू लाइट जो है ये इस पोलराइज़र के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे ये ब्लॉक कर जाती है, और येलो लाइट जो है उसकी डायरेक्शन पोलराइज़र के पैरेलल है, तो वो इस पोलराइज़र से पास हो के यहाँ पे देखिए प्रोपगेट करेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है कि हमारे पास जो लाइट वेव है वो असल में हमारे पास ट्रांसवर्स है, क्योंकि वो प्रोपगेट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोपगेट कर रहे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो चैप्टर था, जो इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।